गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन और परामर्श के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि शाला निर्देशनकर्ता के उत्तरदायित्व क्या है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये कहा जाए कि भारतीय विद्यालयों में निर्देशन की आवश्यकता के बारे में अपनी चर्चा की थी। अब शाला में एक निर्देशनकर्ता के उत्तरदायित्व क्या होते हैं उसकी चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ या यूँ कहा जाए कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत विद्यालयों में किसी काउंसलर की अलग से पृथक से नियुक्ति करने की कोई परंपरा नहीं है या नहीं किया जाता। तो ऐसे में जो कुछ भी उत्तरदायित्व आ जाता है वो शाला अध्यापकों के ऊपर ही आ जाता है, अर्थात उन्हें ही शाला में निर्देशन का कार्य करना होता है। तो इसी उद्देश्य से हम आज इसको बढ़ेंगे। तो शाला निर्देशनकर्ताओं के उत्तरदायित्व। सबसे पहला इनका उत्तरदायित्व है सत्र के कार्यक्रम की योजना बनाना। सत्र के कार्यक्रम की योजना बनाना। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर आती है वह यह है कि सत्र के संपूर्ण सत्र में किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम कब कब किस तरह से आयोजित किए जाएंगे, किन की सहायता से आयोजित किए जाएंगे, कौन कौन से संसाधनों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। तो यानी कि एक तरह की कहा जाए कि कब कब कौन कौन सी योजनाएं, क्योंकि हमें जिस समय जिस कार्यक्रम को आयोजित करना है उसके संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता होगी। हम एंड टाइम पर अगर किसी कार्य को करने की बात करते हैं तो वो उस कार्य की सफलता संदेह, क्योंकि हम आवश्यक नहीं है कि सभी संसाधन जुटा पाएं या कभी कोई समस्या आ सकती है। इसीलिए सत्र के प्रारंभ में ही संपूर्ण योजना का निर्माण कर लिया जाए, जिससे कि हमें पता रहे कि कौन सा कार्यक्रम किस समय आयोजित करना है, ताकि हम पूर्व में ही उसके कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता है, किसके माध्यम से किन कौन कौन सी जो विधियाँ हैं उनका प्रयोग करेंगे, किन व्यक्तियों के या किसके सहयोग से करेंगे, इस सब की प्लानिंग या योजना बनाने का समय से पता चले या अवगत हो जाए। इसीलिए और पूर्व में सारी प्लानिंग होगी तो अभिभावक और छात्र आदि सभी को पता रहेगा, पहले से ही हम इन्फॉर्म करने या उनको इससे संबंधित सूचित करने में हमें ध्यान रहेगा या हमें पता चलेगा कि हमें ये कार्यक्रम कब करना है, जिससे कि हम पूर्व में ही सूचित करें, ताकि जिसको उससे संबंधित लाभ प्राप्त करना है वो पहले से ही उसको ज्वाइन करने में उस कार्यक्रम में उपस्थित होने की अपनी संपूर्ण योजना को तैयार रखें। इसीलिए सत्र के प्रारंभ में ही जो है इसकी कार्यक्रम की पूर्ण योजना का निर्माण कर लिया जाना चाहिए। फिर निर्देशन उप समितियों के कार्य। निर्देशन उप निर्देशन उप समितियों के कार्य का समन्वय। समितियों के कार्य का समन्वय, यानी कि यहाँ पर जो निर्देशन के लिए जो अलग अलग समितियाँ बनाई जाती हैं, को हर कार्य एक ही व्यक्ति या एक ही समिति नहीं कर सकती। अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग समितियों का निर्माण होता है। जैसे कि निर्देशन के लिए जैसे सेमिनार को बुलाना है तो उसके लिए एक समिति अलग होगी, प्रदर्शनी करवानी है तो उसके लिए समिति एक अलग होगी, कोई प्रोजेक्ट वर्क करवाना है या कहीं पर भ्रमण के लिए लेकर जाना है तो वो समिति एक अलग होगी, किसी प्रकार के कोई कार्य करवाने हैं तो वो समिति अलग होगी। फिर उनमें भी समिति होगी कि जैसे कि हमको भ्रमण के लिए जाना है तो उसके लिए जैसे किसी फैक्ट्री में जाना है तो उस फैक्ट्री के लिए निर्देशन फैक्ट्री मालिक से या उसके प्रबंधन से बात करना, उनसे अनुमति लेना, वह कार्य किसी अन्य के पास होता है। विद्यालय से वहाँ तक ले जाना लाने का कार्य एक अलग के पास होता है। फिर ठहरने खाने की व्यवस्था करने का कार्य अलग के पास होता है। तो कहने का मतलब हर कार्य अलग अलग समितियों के बीच में बटा हुआ होता है और उनमें आपस में समन्वय यानी कि तालमेल होना अनिवार्य है,
जिससे कि सही निर्देशन का कार्य संभव हो सके। उसके बाद में है अनुस्थापन कार्य। अनुस्थापन कार्य, अनुस्थापन यानी कि प्रशिक्षण, ठीक है ना। यहाँ पर प्रशिक्षण दोनों तरह से होगा, शिक्षक और निर्देशनकर्ता और छात्र दोनों का। क्यों यहाँ पर प्रशिक्षण के कार्य की एक व्यवस्थित योजना या एक व्यवस्थित जो है प्लानिंग होना अनिवार्य है। इसीलिए प्रशिक्षण का कार्य क्योंकि निर्देशन के लिए जिसको निर्देशन प्राप्त करना उसे और निर्देशनदाता दोनों को इसके बारे में एक सही जानकारी होना अनिवार्य है, जिससे कि वह सही सूचनाओं को दे और प्राप्त कर सके। अगली बात है व्यावसायिक वार्ताओं। व्यावसायिक वार्ताओं, सम्मेलन और निर्देशन दिवस का आयोजन। ठीक है ना, क्योंकि समय समय पर इनका आयोजन होना अनिवार्य है, जिससे कि बालकों को एक आवश्यक सूचनाएं जैसे सम्मेलन वार्ताओं के माध्यम से विशेषज्ञों की राय पता चलती है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सम्मेलन आयोजित करने से अलग अलग विषयों के जो विशेषज्ञ हैं उनसे उनकी विचारों को जानने का अवसर मिलता है। वार्ताओं के अंदर खुद जो है बातचीत करके और किसी सूचना को जानकारी को प्राप्त करने के अवसर मिलते हैं। फिर बाद में है अध्यापन आदतों व विषय में मार्गदर्शन। अध्यापन आदतों व विषय में मार्गदर्शन, यानी कि अध्यापन की जो है वो एक तरह से कहा जाए कि निर्देशनकर्ता को स्वयं एक अध्यापन सही शिक्षण करने की प्रक्रिया या उसकी आदत उसे होनी चाहिए। छात्र को पढ़ने की आदत होनी चाहिए, यानी कि जो निर्देशन की प्रक्रिया है उसमें अध्यापन की पहले तो आदत होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो विषय है उससे संबंधित निर्देशों या मार्गदर्शन की समस्त सुविधाएं इसके अंतर्गत सुव्यवस्थित ढंग से बनाई जानी चाहिए या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। विषय चयन में सहायता, विषय चयन में सहायता कि निर्देशन के माध्यम से बालकों को सही विषय चयन में सहायता मिल सके, उसकी अपनी योग्यता रुचि क्षमताओं के अनुसार उसे विषयों के चयन करने में सहायता प्रदान कर सके। फिर प्रवेश प्राप्त करने में सहायता, प्राप्ति में सहायता, कहाँ पर किस योग्यता की आवश्यकता है, किस जगह प्रवेश प्राप्त हो सकता है, उसकी योग्यता के अनुसार कौन सा संस्थान उसके लिए उपयुक्त है, उसमें किस प्रकार की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, क्या वहाँ पर कौन कौन से संसाधनों के या के डॉक्यूमेंट्स या उससे संबंधित किन किन योग्यताओं की आवश्यकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी निर्देशन के माध्यम से प्रदान करके और प्रवेश प्राप्त करने में भी की प्रक्रिया में भी निर्देशन का कार्य या उसके उत्तरदायित्व होते हैं कि बालक को सही दिशा निर्देश प्रदान करें। क्योंकि विद्यालय के बाद में उसे किसी व्यावसायिक कोर्स में प्रवेश लेना होता है तो कौन सा उसकी योग्यता के अनुसार कौन सा विद्यालय सही है, उसमें किस किस योग्यता की आवश्यकता है, कौन कौन सी उसकी प्रोफाइल के अंदर कौन कौन सी कौशल का होना उसमें आवश्यक है, उन सब चीज़ों का उसको पूर्व में ही पता हो और तैयारी कराई जा सके। उसके बाद में है औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में औद्योगिक व
औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों विद्यालय से भेंट से संपर्क। औद्योगिक और व्यावसायिक और महाविद्यालय, महाविद्यालय भी आएगा इसमें, से संपर्क क्या उनसे भेंट निरंतर होनी चाहिए, जिससे कि वहाँ पर किस तरह की योग्यता क्षमताओं की आवश्यकता है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में पता चल सके और बालकों को उसके अनुकूल तैयारी कराई जा सके। इसीलिए उसका उत्तरदायित्व है कि वह इसके लिए छात्रों को तैयार रखे। फिर व्यवसाय के चयन में अंतिम 2 और है हमारे, इसमें पहला है व्यवसाय के चयन में और दूसरा है प्रकाशन घर अभिभावक शिक्षक संघ। शिक्षक संघ स्थापना या गठन, ठीक है ना। इन दोनों के व्यवसाय चयन के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता है कि कौन सा व्यवसाय उसे चुनना चाहिए। एक निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति को सही दिशा प्राप्त होती है और दूसरा अभिभावक शिक्षक संघ, जिससे कि विद्यालय और अभिभावक छात्र दोनों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्मित हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति और प्रगति हो सके और सही निर्देशन की प्रक्रिया को सही दिशा प्राप्त हो सके। इसीलिए इस संगठन की स्थापना की आवश्यकता। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको प्रश्न करना है। शाला निर्देशन शाला निर्देशन कर्ता के उत्तर दायित्वों को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।